सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज बीएससी थर्ड ईयर के अंदर हम सभी लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो बात करने वाले हैं वो हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आज हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्सेस, अर्थात चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। आप सभी ने पूर्व के जो लेक्चर हैं वो देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो आप सभी से अनुरोध है विद्यार्थियों से कि उनको देखें, जिससे कि हम जो है यहाँ तक किस प्रकार से पहुँचे हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने बात की है, उन सब की जानकारी जो है वो आप सभी को हो पाए। जैसा कि कल का जो हमारा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने विशेष रूप से कुछ एक दो प्रश्न के संबंध में बात की थी, और हमने ये समझा था कि किस तरह से ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्सेस में जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, और किस तरह से उस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के माध्यम से हम जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और जो कॉम्प्लेक्सेस का नेचर है उसके बारे में जान सकते हैं, उसकी प्रकृति को जो है वो समझ सकते हैं। आज हम जो मुख्य रूप से बात करने वाले हैं वो है टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, यानी कि टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्सेस में किस प्रकार से क्रिस्टल जो है क्षेत्र में विभाजन जो है वो होता है और उसका परिणाम जो है वो क्या होता है। फिर उसके बाद में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि जो ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी स्प्लिटिंग में दोनों के मध्य क्या अंतर है, और फिर जो है चतुष्फलकीय जो संकुल है उनमें किस प्रकार से जो है उनमें किस प्रकार के संकुलों में किस प्रकार के गुण जो है वो प्रभावित होते हैं इस प्रकार की स्प्लिटिंग से, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज अपन बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन समझने के लिए हम एक कल्पना करते हैं, एक क्यूब की कल्पना करते हैं, घन की कल्पना करते हैं, एक घन की कल्पना करते हैं जिसमें चतुष्फलकीय यानी टेट्राहाइडल जो है वो स्थित है, और इस चतुष्फल के चार किनारे जो है वो घन के एकांतर कोनों यानी अल्टरनेटिव कॉर्नर्स पर स्थित है। जो टेट्राहाइडल होता है उसके जो चार कोने हैं वो इस घन के जो अल्टरनेट पोजीशन में जो चार कोने हैं वहां पर वो स्थित है। इसको अभी अपन डायग्रामेटिकली देखेंगे तो आपको उसको अच्छी तरह से आप इसको समझ पाएंगे, इससे कोरिलेट कर पाएंगे, जिस पर चार लिगेंड उपस्थित है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्सेस में। टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्सेस में कुल मिलाकर चार लिगेंड्स होंगे। ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्सेस में अब तक हम बात कर रहे थे वहां पर 6 लिगेंड्स थे, लेकिन यहां पर जो है वो 4 लिगेंड्स हैं, जिन पर 4 लिगेंड उपस्थित हैं तथा धातु आयन घन के केंद्र में स्थित है। देखिए, इसको आप जो है ये इसके अंदर डायग्रामेटिकली जो है वो अपन देखते हैं। देखिए, इस घन के अंदर हम देख सकते हैं कि इसके दो घन के जो चार कॉर्नर्स हैं, जो अल्टरनेटिव कॉर्नर्स हैं, वहां पर 4 लिगेंड उपस्थित हैं, और घन के मध्य में जो है वो क्या है, घन के मध्य में मेटल आयन जो है वो उपस्थित है। और इस मेटल आयन की तरफ ये जो 4 लिगेंड जब बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो डी कक्षक हैं उन डी कक्षकों के अंदर जो संभ्रंशता है जिसको हम डीजेनरेसी कहते हैं वो समाप्त होगी। और अब ये जो 4 लिगेंड हैं इनके मेटल की तरफ पहुंचने की जो दिशा है उससे निर्धारित होगा कि किन प्रकार के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ये जो है ये इसका एक चतुष्फल का एक डायग्राम है जो कि जिसको एक क्यूब में रखकर हमको समझने की आवश्यकता है। इसमें एक्स, वाई और जेड जो है ये तीनों निर्देशांक जिसको हम कहते हैं एक्सिस जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि एक्स, वाई, जेड कार्तीय निर्देशांक जो हैं जो एक्सिस है उसकी हम बात कर रहे हैं, घन के फलकों यानी फेसेस की ओर इंगित करते हुए हैं। ये जो एक्स, वाई और जेड हैं ये घन के फेसेस की ओर इंगित करते हुए हैं। उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि यदि चतुष्फलकीय रूप में 4 लिगेंड घन आयन की ओर पहुंचेंगे तब वो ना तो E और ना ही T2 कक्षकों के एकदम सीध में होंगे।
तो देखिए इस चित्र के अंदर हम देख सकते हैं कि जब चारों लिगेंड जो है वो मेटल की तरफ जाएंगे तो उनकी जो दिशा है वो इस प्रकार की होगी कि ना तो वो T2 कक्षकों यानी जो 3 कक्षक हैं उनकी सीध में है, ना ही E प्रकार के कक्षक जो कि अलोंग द एक्सिस होते हैं उनकी सीध में होंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें हमें समझने की आवश्यकता है। उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि यदि चतुष्फलकीय रूप में 4 लिगेंड घन आयन की ओर पहुंचेंगे तब वो ना तो E और ना ही T2 कक्षकों के एकदम सीध में होंगे। E कक्षक केंद्रीय धातु आयन एवं लिगेंड के मध्य का कोण जो है वो उसका मान जो है वो 54 डिग्री और 44 मिनट्स होता है, जबकि T2 कक्षक केंद्रीय धातु आयन एवं लिगेंड के मध्य का जो कोण है इसको हमने यहाँ पर दिखाया है एंगल बिटवीन T2M एंड L, इट इज 35 डिग्री एंड 16 मिनट्स। ये जो होता है वो 35 डिग्री 16 मिनट का होता है। अर्थात E कक्षक जो है वो लिगेंड E कक्षक लिगेंड की दूरी T2 कक्षक लिगेंड की दूरी से ज़्यादा है, यानी कि E जो टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, वो T2 साइड जो कक्षक हैं उनके कंपैरिजन में क्या होते हैं, वो ज़्यादा दूर होते हैं। तो जो कक्षक जितनी ज़्यादा दूर होंगे उसके साथ में रिपल्शन उतना ही कम होगा, उसके साथ में जो प्रतिकर्षण है वो उतना ही कम होगा। चतुष्फलकीय संकुलों हेतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि E तथा T के साथ G पदांक जो है, E तथा T के साथ G पदांक जो है वो नहीं लगाते, क्योंकि चतुष्फलकीय संरचना में सममिति केंद्र नहीं होता, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो है सिमेट्री जो है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर G जो हम पहले यूज कर रहे थे EG और T2G वो यहाँ पर यूज नहीं करते, क्योंकि G का आशय सममिति से होता है। अतः जिन कक्षकों को हम अष्टफलकीय संरचना में EG और T2G लिखते हैं उन्हीं कक्षकों को चतुष्फलकीय संरचना में E एवं T2 लिखेंगे। यहाँ पर जो T लिखा हुआ है उसके स्थान पर T2 शब्द होना चाहिए, इसको थोड़ा अपन ध्यान रखेंगे, इसका भूल सुधार आप लोग कर लीजिएगा। इस प्रकार चतुष्फलकीय संकुलों में 4 लिगेंड जब केंद्रीय धातु आयन की ओर पहुंचते हैं तो समस्त D कक्षकों की ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही 4 जो टेट्राहाइड्रन की स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर में जो 4 कोनों से 4 लिगेंड्स जो है वो मेटल एटम की तरफ जाएंगे तो सारे D कक्षकों की ऊर्जा जो है उसमें वृद्धि होगी प्रतिकर्षण के कारण, जैसा हमने ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर भी स्प्लिटिंग में भी देखा था। तो क्या होगा, T2G कक्षकों जैसे DXY, DYZ और DXZ के लिगेंडों के अधिक निकट होने के कारण इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है, जबकि E कक्षकों यानी DX2Y2 एवं DZ2 के लिगेंडों के दूर होने के कारण इनकी ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है। तो जब 4 लिगेंड्स जो है मेटल के पास जाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि किसकी ऊर्जा बढ़ेगी, T2 कक्षकों की ऊर्जा जो है वो वृद्धि होगी, क्योंकि उसका एंगल जो है हमने देखा था वो कम है, और E जो सेट ऑफ कक्षक हैं उनकी ऊर्जा जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो लिगेंड से कंपैरेटिवली दूर होते हैं। इसलिए इस प्रकार DX2Y2 DZ2 E जिसको हम कहते हैं कम ऊर्जा के द्विसमभ्रंश यानी डबली डीजेनरेट तथा DXY DYZ एवं DXZ जिसको हम T2 से संबोधित कर रहे हैं उच्च ऊर्जा के त्रिसमभ्रंश यानी ट्रिपली डीजेनरेट कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। तो ये जो स्प्लिटिंग है इस प्रकार की स्प्लिटिंग किस प्रकार की होगी कि 2 तरह के ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो गए, एक है E सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, एक है T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। जो E सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उनकी ऊर्जा कम हो जाती है और T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स उनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, जिसके बारे में अभी अपन आगे बात करेंगे। इस प्रकार चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में D कक्षकों का विभाजन अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में एकदम विपरीत होता है। देखिए यहाँ जो है जो विभाजन है वो अष्टफलकीय में क्या था कि T2G जो कक्षक थे उनकी ऊर्जा में कमी हुई थी और EG कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हुई थी, क्योंकि जो 6 लिगेंड हैं जब वो मेटल की तरफ बढ़ते हैं तो उनका डायरेक्शन जो होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है। तो क्योंकि जो अक्ष है वो उसकी दिशा में ही वो
जो लिगेंड्स हैं वो मेटल आयन की तरफ बढ़ते हैं, तो वो कक्षक जो कि इन ऑर्बिटल्स के इन एक्सिस के अलोंग है, उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ईजी सेट्स ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है और T2G की एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ टेट्राहेड्रल के अंदर इसका बिल्कुल विपरीत होता है, अर्थात E की ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है और T2 की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अब देखते हैं, अतः गोलाकार क्रिस्टल क्षेत्र में D कक्षकों की औसत ऊर्जा की तुलना में T2 कक्षकों की ऊर्जा जो है प्लस 0.4 डेल्टा T उच्च होती है। यानी कि जैसा हमने बात की कि T2 की एनर्जी यहाँ पर बढ़ जाएगी तो उसकी ऊर्जा में कितनी वृद्धि है, +4 डेल्टा T जो है वो ज़्यादा होती है, जो कि उसकी एवरेज एनर्जी से। जबकि E कक्षकों के लिए ऊर्जा का मान औसत ऊर्जा की तुलना में -0.6 डेल्टा T कम होता है। गुरुत्व केंद्र के नियमानुसार, जो ये नियम है, इसके हिसाब से T2 कक्षकों का कुल अस्थायित्व E कक्षकों के कुल स्थायित्व के बराबर होता है। जो अनस्टेबिलिटी जो होती है और स्टेबिलिटी जो होती है वो दोनों मिलकर 0 हो जाते हैं। तो जितना अस्थायित्व आएगा उतना ही दूसरा E कक्षक जो है उनमें उतना ही उसका स्थायित्व होता है। यहाँ पर डेल्टा T में डेल्टा ऊर्जा व T यानी टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय के लिए लगाते हैं। तो हमको पता होना चाहिए, जैसे अपन पहले डेल्टा O की बात कर रहे थे या डेल्टा 0 जिसको हम कई बार कह देते थे, तो वो क्या था, वो डेल्टा मतलब एनर्जी और O फॉर ऑक्टाहेड्रल। यहाँ डेल्टा मीन्स एनर्जी और T फॉर टेट्राहेड्रल के लिए काम में लेते हैं। इस प्रकार D कक्षकों के विभाजन के फलस्वरूप E व T2 कक्षकों की ऊर्जा में यह अंतर क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाता है। जैसे अपन ने पहले भी बात की थी CFSE या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में, जिसे चतुष्फलकीय संकुलों में डेल्टा T या 10dq के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए अब अपन इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर A, B और C 3 स्थितियां हैं। पहला A स्थिति है जो कि एक सामान्य मेटल आयन के अंदर जो है स्थिति है, जिसमें लिगेंड्स उसके नज़दीक नहीं आए हैं। B स्थिति की बात हम करेंगे और C स्थिति की बात करेंगे। और C स्थिति में हम देखते हैं कि जितने भी ये पांचों जो है मेटल एटम के जो जिसको हम डीजेनरेट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं, वो 5 जो है वो डीजेनरेट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो क्या होता है, वो स्प्लिट होकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक ऊपर जो है ट्रिपली डीजेनरेट बन जाते हैं और नीचले डबली डीजेनरेट हो जाते हैं। नीचे वाले जो हैं वो E कहलाते हैं और ऊपर वाले T2 कहलाते हैं। और इनकी ऊर्जा को हम देख सकते हैं कि इसका जो एवरेज एनर्जी लेवल है उससे 0.4 या 4 DQ अधिक है, और नीचे वालों की ऊर्जा जो है T2 की E की जो ऊर्जा है वो एवरेज एनर्जी से 0.6 या 6 DQ कम होती है। तो ये नीचे वाला स्टेबलाइजेशन है और ऊपर वाला अनस्टेबलाइजेशन है या डीस्टेबलाइजेशन जिसको हम कहेंगे। तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं A क्या है, जो A है वो क्रिस्टल क्षेत्र की अनुपस्थिति में स्वतंत्र धातु आयन के 5 समभ्रंश D कक्षक, यानी कि A को देख सकते हैं ये पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, जबकि कोई क्रिस्टल क्षेत्र उसमें नहीं है। दूसरी स्थिति है B, काल्पनिक गोलाकार क्रिस्टल क्षेत्र में उच्च ऊर्जा स्तर पर 5 समभ्रंश D कक्षक। तो A से जब B पोजीशन में पहुंच गए तो क्या होगा, ये पांचों D ऑर्बिटल्स जो है इसकी एनर्जी इसलिए बढ़ गई क्योंकि इनके पास अब निकट जो है लिगेंड्स, इसके 4 लिगेंड्स इसके निकट आ गए हैं। तो इसलिए रिपल्शन के कारण या प्रतिकर्षण के कारण ये जो D कक्षक हैं इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो गई, लेकिन अभी भी इनकी जो डीजेनरेसी है, समभ्रंशता जो है वो कायम रहती है। फिर तीसरी स्थिति C स्थिति क्या है, चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में बढ़ते हुए लिगेंड द्वारा D कक्षकों का E एवं T2 कक्षकों के 2 समूह में विभाजन। अब देखिए इनका 2 में डिवीजन हो गया, E के अंदर और T2 के अंदर। तो ये C स्थिति के अंदर जो E है उनकी एनर्जी कम हो गई और T2 की एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये इनका इस प्रकार से जो है वो डिवीजन हो जाता है। विभाजन के पश्चात E कक्षकों में धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश से ऊर्जा का उत्सर्जन तथा T2 कक्षकों में धातु आयन इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से ऊर्जा का
अवशोषण होता है। जैसा अपन ने अभी इस पिछले वाले डायग्राम में दिखा कि नीचे वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, जब इसमें इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसकी एनर्जी -6 DQ कम हो जाती है, और ऊपर वाले T2 कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसकी एनर्जी जो है +4 DQ या 0.4 डेल्टा T जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि नीचे वालों के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो उसके कारण स्टेबिलिटी आती है, और ऊपर के जाने के कारण जो है वो अनस्टेबल होता है। तो T2 कक्षकों में धातु आयन इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से ऊर्जा का अवशोषण होता है। यदि T2 एवं E कक्षक इलेक्ट्रॉन के समान रूप से अधिष्ठित नहीं है, मतलब T2 और E कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो है वो समान रूप से अधिष्ठित यानी ऑक्यूपाइड नहीं है, तो तंत्र से कुछ ऊर्जा निकलेगी। अगर देखिए इन दोनों में समान रूप से इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होंगे तो क्या देखेंगे कि इनका जो टोटल एनर्जी का गैप है वो 0 रहेगा, है ना। CFSE की वैल्यू जो है वो जो नेट एनर्जी होगी वो 0 हो जाएगी। लेकिन जब इनके अंदर अनइक्वल रूप से इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड रहेंगे तब कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो निकलेगी, उसको हम कहते हैं तंत्र की स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो तंत्र से ऊर्जा निकलेगी जो कि तंत्र की जो कि तंत्र को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, स्थायित्व प्रदान करेगी। इसी ऊर्जा को ही जो है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो कहते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्सेस के बिल्कुल अपोजिट जो है वो टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्सेस में जो d सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग होती है, जिसमें T2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो डीस्टेबलाइज हो जाते हैं और E ऑर्बिटल्स जो हैं वो अनस्टेबलाइज हो जाते हैं। और यहाँ पर हम G जो है, जो जीरेट वर्ड है सममितता के लिए जो काम में लिया जाता है उसको काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्सेस में उस प्रकार की सिमेट्री हमें देखने को नहीं मिलती है। अब हम अगले टर्न पर जो है जो टेट्राहाइडल और ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके बीच का जो बेसिक अंतर है, उसकी स्प्लिटिंग का जो बेसिक अंतर है, उसके कुछ बिंदु हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जो कि अक्सर जिस पर एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो है वो पूछा जाता है। और फिर हम उसके बाद बात करेंगे किस तरह से टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।